अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने एसएसटी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ एमसीक्यूज बताए जाएंगे आंसर्स के साथ। चाहे आपने एसएसटी जर्नल का पेपर देना है या फिर एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट देना है आपने, या फिर एसएसटी मैथ फिजिक्स का टेस्ट देना है आपने, या फिर आपने एसएसटी आईटी का टेस्ट देना है, यानी आईटी का टेस्ट आपने देना है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के फोकस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इन सब के अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है वो कॉमन होता है, यानी आपने इन चारों टाइप में से कोई भी एक टेस्ट देना है तो उसमें इंग्लिश के एमसीक्यू जरूर आते हैं और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी वाली वीडियो है इसके अंदर आपको एसएसटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको पास्ट पेपर से लेके टॉप एमसीक्यूज बताए जाएंगे। यानी ये जो एमसीक्यूज हैं, एक तो ये पास्ट पेपर से लिए गए हैं और दूसरे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश के अंदर से किस तरीके के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ सेक्शंस होंगे। जो पहले वाला सेक्शन है हमारा, उसके अंदर हम ग्रामर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज कुछ पढ़ेंगे, यानी ग्रामर का स्ट्रक्चर आपका ठीक है या नहीं है, ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो पहले वाला एमसीक्यूज हम पढ़ते हैं, चूज दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। यानी ये जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, इसके अंदर हमने करेक्ट एडजेक्टिव का ऑर्डर बताना है। इसका मतलब है यानी एडजेक्टिव तरतीब से आए वो हमने ख्याल रखना है। शी सैट ऑन ए सोफा। तो अब हमने ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका ठीक बनेगा। ए वाला ऑप्शन है ए कंफर्टेबल हर वुडन ओल्ड। ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। और दूसरे वाला देखें, हर वुडन कंफर्टेबल ओल्ड, ये भी ये कोई अच्छे तरीके का सीक्वेंस वाला नहीं बन रहा। हर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन, ये सी वाला ऑप्शन है, ये भी ठीक नहीं है। हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन, यानी ये किस तरीके से एमसीक्यूज होगा। शी सैट ऑन ए सोफा, हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफा, यानी वो एक सोफे पे बैठी जो उसका कंफर्टेबल था और पुराना था। ये हो गया पहले वाला एमसीक्यूज। इसमें हमने क्या देखा है, इसमें हमने ग्रामर का स्ट्रक्चर देखा है कि ये जो हमारे पास एक सेंटेंस था, ये जो फिल इन दी ब्लैंक थी, इसके अंदर हमने ऑर्डर देखा है एडजेक्टिव्स का। इसके बाद जो सेकेंड वाला एमसीक्यूज है, ये है हमारे पास आई वुड रिलैक्स द रूल इफ़ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये यानी ये आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आई वुड रिलैक्स द रूल, मैं जो रूल बना हुआ है उसको मैं रिलैक्स कर देती इफ़ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। तो ये किसकी एग्जाम्पल है। नीचे ऑप्शंस देखते हैं, कंडीशनल 1 है, फिर कंडीशनल 2 है, कंडीशनल 3 है और 0 कंडीशनल है। ये इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से ये इसका आंसर है सेकंड कंडीशनल। अब ये आपको कैसे याद होगा, आपने इसको रट्टा लगाना है या समझ के पढ़ना है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और 0 कंडीशनल, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और जो सेकंड कंडीशनल है उसमें यह है कि आपके पास पहले वाला जो क्लास है उसके अंदर एक तो वुड आएगा और दूसरा जो है उसके बाद वर आएगा। तो ये आपके पास होता है सेकंड कंडीशनल का रूल, सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर। तो जब आपने ये 2 वर्ड देख लिए तो आपको पता चल गया कि आपके पास सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है। इस तरीके से आपने इसका आंसर लगा दिया। अब आपने करना क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस, चारों कंडीशनल सेंटेंस के आपने स्ट्रक्चर्स लिखने हैं और उनको याद करना है ताकि पेपर में किसी भी तरह का एमसीक्यूज आए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें। इसके बाद थर्ड वाला एमसीक्यूज हम देखते हैं, आई हैव स्टिल फ्रेंड्स लिफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प। सॉरी, लिफ्ट नहीं है, लेफ्ट है, इसका मतलब है छोड़ देना। तो इसके अंदर कौन सा आपके पास फिल इन द ब्लैंक आएगा, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आएगा ए फ्यू। तो आई स्टिल हैव ए फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प, यानी मेरे पास कुछ चंद एक दोस्त हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनको अप्रोच कर सकता या कर सकती हूँ। आई स्टिल हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे अ फ्यू आएगा, दा फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि दा जो है THE ये किसी स्पेशल थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और सिर्फ फ्यू नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू के साथ हमेशा आ इस्तेमाल होता है। ए वेरी फ्यू भी नहीं आ सकता क्योंकि जो वेरी है वो किसी चीज़ की इंटेंसिटी को जाहिर करता है और यहाँ पे किसी चीज़ की इंटेंसिटी नहीं है बल्कि किसी चीज़ का नंबर है, यानी आ फ्यू आएगा, यानी चंद एक दोस्त हैं। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद 4 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइट एट द फ्रंट डोर सडनली वेंट आउट, द अंडरलाइन पार्ट इज एन। तो इसमें चूंकि अंडरलाइन कोई भी नहीं है तो हमने इसको खुद देखना है।
द लाइट एट दी फ्रंट डोर सडनली वेंट आउट। चूँकि ये जो मैंने MCQs बनाए हैं इसमें तो कोई भी अंडरलाइन पार्ट नहीं है, और चूँकि इन्होंने ए वाला ऑप्शन करेक्ट लगाया है प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इसके अंदर जो है एट दी फ्रंट जो है ये आपके पास अंडरलाइन वर्ड होगा, क्योंकि यही हमारे पास एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ए रेलवे लाइन इज नो लॉन्गर यूज्ड डैश। तो यहाँ पे जो है हमारे पास करेक्ट आंसर इसका DIS डिस बनेगा, डिसयूज्ड। तो इसके बाद हम आगे वाला MCQs देखते हैं। इस MCQs को आप खुद भी कंफर्म करिएगा, इसके अंदर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और इसको देखने के बाद DIS का मतलब भी आपने कमेंट में बताना है, और इस MCQs का सही मतलब भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है ज़रूर। इसके बाद जो सेक्शन 2 है हमारा, इसके अंदर हमने क्या देखना है, फिगर्स ऑफ स्पीचेस और लिटरेचर को देखना है। यानी इंग्लिश के अंदर कुछ आपके पास लिटरेचर से रिलेटेड भी MCQs आएंगे, और उसके अंदर किस तरीके से पहले पास्ट पेपर के अंदर MCQs पूछे जा चुके हैं वो हम पहले देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज सिस्टेट इन पोएट्री। तो एक तो आपको पढ़ने से थोड़ा सा पता चल रहा है कि जो 6 लाइन्स होती हैं किसी भी स्नोट की, लास्ट वाली 6 लाइनें, उसको हम सिस्टेट बोलते हैं पोएट्री के अंदर। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम 7 देखते हैं, माई टीचर हैज़ आईज इन द बैक ऑफ हर हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, वो हाइपरबोला की है। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ, ये आप पढ़ें खुद। माई टीचर हैज़ आईज इन द बैक ऑफ हर हेड, इसका क्या मतलब है कि मेरे टीचर के सर के पीछे भी आंखें हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अगर चीटिंग करनी है क्लास के अंदर और आप पीछे चीटिंग कर रही हैं, टीचर की बैक है आपकी तरफ, फिर भी वो आपको देख लेती हैं। तो ये वर्ड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है। बेसिकली आपने इस वर्ड का पहले मतलब देखना है। ये वर्ड है HYPERBOLE, हाइपरबोली। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक कंडीशन है, लाइक टीचर आपको नकल नहीं करने देती, चीटिंग नहीं करने देती, तो आपने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि टीचर के तो सर के पीछे भी आंखें हैं। ये होता है कि जब आप एक कंडीशन हो तो उसको मज़ीद जो है आप उसको करके बोलें, ये होता है हाइपरबोली। एक चीज़ आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक होता है हाइपरबोला, वहां पे लास्ट पे ई की जगह पे ए होता है, यानी ये स्पेलिंग है HYPERBOLE। ये इसका मतलब है किसी भी चीज की एक्सट्रीम कंडीशन बताना, और जो मैथ वाली एक टर्म होती है उसमें लास्ट पे ए होता है, वो हाइपरबोला मैथ की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे ये इंग्लिश का है, और यहाँ पे मतलब होता है किसी भी चीज की एक्सट्रीम कंडीशन बताना। इसके बाद जो हमारे पास 8 वाला MCQs है वो ये है, द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, द अंडरलाइन पार्ट इज ए। तो अब यहाँ पे ना जो अंडरलाइन वर्ड है वो मैं पहले आपको बताती हूँ। अंडर दी फेंस, ये आपके पास एक अंडरलाइन पार्ट है, ये आपने बताना है, ये आपके पास है नाउन फ्रेज। और इसको याद करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फ्रेज का टॉपिक याद करना है। फ्रेज की टाइप्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। तो उनकी आपने डेफिनेशंस याद करनी है ताकि फ्रेज के टॉपिक में से कोई भी MCQs आए तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें। इसके बाद 9 वाला MCQs हम देखते हैं, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहले तो आपने इसका मतलब देखना है कि इसका मतलब क्या बनता है। अगर हम इसका उर्दू मतलब देखें कि इसका मतलब बनता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेस हैं, माउथ हैं। तो अब इसका यहाँ पे क्या मतलब बनेगा वो हमने देखना है। यहाँ पे ये स्नैक दुकी के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आपने स्नैक दुकी का पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि ये है क्या। ये स्नैक दुकी बेसिकली एक टर्म है जो इस्तेमाल होती है जब हम एक चीज़ को एक पार्ट के ज़रिए सबको रेफ़र करते हैं, यानी हमने एक लफ्ज़ या फिर एक पार्ट सेंटेंस का लिया और उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेंटेंस है, ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। इसका मतलब है कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे हमने माउथ्स जो है लोगों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको खिलाना अभी बाकी है, जिनको हमने खिलाना है। तो ये इसलिए चूँकि माउथ हमने लोगों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया है, एक पार्ट को लेके हमने पूरी चीज़ को जाहिर किया है, तो इसलिए ये आपके पास एक स्नैक दुकी है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। ये हम ऐसी टर्म को बोलते हैं जहाँ पे एक पार्ट को लेके आप होल चीज़ को जाहिर करते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, इन शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस शेलॉक वाज ए, यानी ये शेक्सपियर का है एक मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अंदर जो शेलॉक है वो क्या है।
जो शेरलॉक है ये आपके पास कोई एक बुक का नाम है, तो उसके अंदर जो उन्होंने शेरलॉक पूछा है ये क्या है या वो क्या था क्या है, तो वो है आपके पास ज्यू यानी मनी लैंडर, ये इसका आंसर है ना। और ये जो एमसीक्यूज हमने अभी इस वीडियो के अंदर किए हैं ये आपके पास पास्ट पेपर के अंदर से लिए गए हैं। इसके आगे सेक्शन 3 भी है, देखते हैं अगर ये ज़्यादा एमसीक्यूज हैं तो आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, अगर थोड़े हैं तो अभी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास टोटल 15, सिर्फ 5 रह गए हैं तो ये अभी कर लेते हैं। अब हमारे पास आगे सेक्शन 3 है जिसके अंदर हमने फ्रेजल वर्ब्स और वोकैबुलरी को डिस्कस करना है। इसके भी कुछ 5 एमसीक्यूज हैं पास्ट पेपर से लिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, व्हाट डज कट आउट फॉर मीन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये आपके पास एक सेंटेंस है इतना सा, शी इज़ नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। इसके अंदर हमने कट आउट फॉर का मतलब बताना है। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक फ्रेज है और फ्रेज का मतलब होता है इडियम की तरह, हमने यहाँ पे इसका मतलब बताना है। यहाँ पे इसका मतलब है सूटेबल, और वैसे भी आप कट आउट फॉर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर लें तो उसका मतलब होता है सूटेबल। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब फिर क्या बना हमारे पास, शी इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, यानी इसका हमने मतलब देख लिया सूटेबल। तो यहाँ पे इसका मतलब देखने के बाद बना कि ये इस तरह के काम के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग एब्डिकेट। अब हमारे पास ये सिनोनिम का आ गया है क्वेश्चन। ये आपके पास एक वर्ड है एब्डिकेट, इसका आपने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या होता है कि ये जो एब्डिकेट वर्ड है ना इसका बेसिक मतलब क्या है, इसके मतलब से मिलता जुलता वर्ड बताना है। तो एब्डिकेट का मतलब होता है किसी भी काम को तर्क कर देना, छोड़ देना, तो इससे मिलता जुलता इसका आंसर है गिव अप। गिव अप का भी मतलब होता है छोड़ देना, किसी काम को बस कर देना, तो ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एंटोनिम से रिलेटेड है। चूज दी वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि अमीर तरीन कोई शख्स है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट, या फिर किसी चीज़ किसी पर्सन के पास वेल्थ ज़्यादा है तो उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। अब हमने चूंकि इसका ऑपोजिट बताना है तो ऑपोजिट हमारे पास होगा पुअर। ये हमारा एमसीक्यूज हल हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, हिज अनस्क्रपलस एक्ट वुड ओनली टेंटोमाउंट टू रवेज एंड डिस्ट्रक्शन। सिनोनिम ऑफ टेंटोमाउंट। टेंटोमाउंट का हमने सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम होता है इक्वल। ये इक्वल वर्ड इसका सिनोनिम है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, हर डिबोनियर मैनर्स वर नोटिस्ड बाय एवरीवन। तो अब यहाँ पे हमने डिबोनियर का मतलब बताना है। डिबोनियर क्या है, तो अगर हम सेंटेंस देखें तो हमें पूरे का पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है, लेकिन जो वर्ड डिबोनियर है सिर्फ उसका मतलब हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। यानी हर डिबोनियर मैनर्स वर नोटिस्ड बाय एवरीवन, तो डिबोनियर का मतलब होता है चीयरलेस अवेकर्ड। यानी चीयरलेस का मतलब है कि कोई पर्सन चीयर नहीं कर रहा बल्कि चौकन्ना रह रहा है किसी भी एक फंक्शन के अंदर। तो डुबीनियर का मतलब होता है चीयरलेस, यानी एक पर्सन जो है वो एक फंक्शन में है तो वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना है, अलर्ट है उस फंक्शन के अंदर, तो उसका जो डुबीनियर मैनर था वो हर एक पर्सन ने नोटिस किया। आई होप सो कि ये जो 15 एमसीक्यूज थे आपने इनमें से किसी भी एक टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो रहे होंगे और आपको वीडियो की समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।